हेलो गाइस, आप आज कक्षा 12 का टॉपिक साझेदारी फर्म के खाते पढ़ेंगे। इसमें हम जो भी पढ़ेंगे उसे ध्यान से पढ़ना है। यह कक्षा 12 का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसे बहुत ध्यान से पढ़ना है, लेकिन इसे पढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इसके संबंधित सभी वीडियोज़ को समय समय पर प्राप्त कर सकें। तो आइए अब हम शुरू करते हैं कक्षा 12 का टॉपिक साझेदारी फर्म के खाते। वास्तव में हम सभी ये जानते हैं कि साझेदारी क्या है। व्यापार, पहले आपने व्यापार प्रणाली विषय में ये टॉपिक पढ़ा है कक्षा 11 में कि व्यापार कई प्रकार का होता है। एकाकी व्यापार होता है, साझेदारी व्यापार होता है, कंपनी होती है, संयुक्त हिंदू परिवार का व्यापार होता है। तो वो सब अलग अलग हैं, अलग अलग उसके टॉपिक हैं। तो आज हम जो पढ़ते हैं वो है साझेदारी। साझेदारी वास्तव में क्या है? जब तो कुछ लोग मिलकर, वो कुछ लोग में दो, कम से कम 2 या अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार। अधिकतम 50, कम से कम 2 और अधिकतम 50 लोग मिलकर लाभ कमाने के उद्देश्य से जब कोई व्यापार करते हैं तो वह साझेदारी व्यापार कहलाता है। अब साझेदारी व्यापार में और भी बहुत कुछ आ सकता है। साझेदारी व्यापार को हम एक अलग व्यावसायिक इकाई के रूप में जानते हैं। जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, इसमें जानते हैं, देख रहे हैं कि लेखांकन के दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म को एक अलग व्यावसायिक इकाई माना जाता है। साझेदारी जिसका साझेदारों से अलग अस्तित्व होता है, परंतु कानूनी दृष्टिकोण से साझेदारी फर्म को अलग कानूनी इकाई नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी लेन देन होते हैं वह उन सभी लेन देनों के लिए हर साझेदार जिम्मेदार ठहराया जाता है। जैसा कि इसमें समझाया गया है, अन्य शब्दों में इसका अस्तित्व साझेदारों से अलग नहीं होता। इसका अर्थ है कि यदि साझेदारी फर्म दिवालिया हो जाती है तो साझेदारों की निजी संपत्ति भी फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए प्रयोग में ली जा सकती है। आइए अब हम इस टॉपिक को समझते हैं। साझेदारी फर्म वास्तव में एक व्यापार है और व्यापार हम अपने दृष्टिकोण से एकाकी व्यापार में हमें ये पढ़ाया जाता है कि व्यापार और व्यापार का स्वामी 2 अलग अलग अस्तित्व हैं, जबकि साझेदारी फर्म में ऐसा नहीं है। साझेदारी फर्म में व्यापार और व्यापार के समस्त स्वामी सब एक ही इकाई माने जाते हैं। कानूनी दृष्टिकोण से जिन लेनदेनों के लिए व्यापारी जिम्मेदार होता है, जिन लेनदेनों के लिए व्यापार जिम्मेदार होता है, उन सभी लेनदेनों के लिए व्यापारी भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। व्यापार में होने वाली सभी प्रकार की हानियों के लिए व्यापारी पूर्ण रूप से जिम्मेदार है। जैसा कि इसमें समझाया गया है, लास्ट लाइन में देखिए, इसमें बताया गया है, यदि साझेदारी फर्म दिवालिया हो जाती है, यदि वह अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ रहती है और न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो उसके साझेदार होते हैं उनकी निजी संपत्ति से भी फर्म के ऋणों का भुगतान किया जाता है। व्यापार की कानूनी दृष्टिकोण से व्यापार में होने वाली सभी लेन देनों के लिए समस्त साझेदार जिम्मेदार होते हैं। तो इस प्रकार से हम इसके अर्थ को परिभाषा के रूप में समझते हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जो उन सब के द्वारा तथा उनमें से किसी एक के द्वारा सबकी ओर से संचालित किया जाता है। इससे आशय यह है कि जितने भी साझेदार फर्म में काम करते हैं वह सभी फर्म के लेन देनों के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी साझेदार फर्म में सहयोग करें। सहयोग करने का अर्थ उसमें कार्य करें। वह सिर्फ लाभ पाने के लिए भी साझेदार बन सकते हैं। तो इसमें कोई एक साझेदार भी पूरे फर्म के कार्यों के लिए जिम्मेदार हो सकता है और समस्त साझेदार अपने लाभ का हिस्सा भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो ये तो हुआ साझेदारी का अर्थ। साझेदारी के विभिन्न स्वरूप भी होते हैं, जैसे कि अभी आपसे कहा गया कि कोई एक व्यक्ति ही कार्य कर सकता है, 2 लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं, बाकी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं होता कि जितने भी व्यक्ति उसमें काम कर रहे हैं, साझेदार बने हैं, वे सभी उसमें कार्य करें। कुछ लोग तो सिर्फ नाम कमाने के उद्देश्य से भी, लाभ कमाने के उद्देश्य से या व्यापार में जान पहचान बनाने के उद्देश्य से भी साझेदार बनते हैं। तो यह तो हुआ साझेदारी का अर्थ। इसके बाद इसका टॉपिक आता है साझेदारी की मुख्य विशेषताएं। तो विशेषताएं में सबसे पहली विशेषता हम यही कहेंगे, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। जैसा कि साझेदारी के अर्थ में ही समझा दिया जाता है कि जो साझेदारी है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति व्यापार करने के लिए, लाभ कमाने के लिए आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो वह सब क्या कहलाते हैं? साझेदार कहलाते हैं। साझेदारी स्थापित करने के लिए कम से कम 2 व्यक्ति का होना आवश्यक होता है। साझेदारी अधिनियम में साझेदारों को अधिकतम संख्या वर्णित नहीं है, परंतु कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार साझेदारी में अधिकतम संख्या 50 निर्धारित की गई है। तो यह तो हुई पहली विशेषता, 2 से या 2 से अधिक व्यक्ति का होना। दूसरी विशेषता है साझेदारों के बीच ठहराव। साझेदारी एक ठहराव का परिणाम है। इसकी उत्पत्ति ठहराव से होनी चाहिए, न कि कानून से। इसके विपरीत संयुक्त हिंदू परिवार की उत्पत्ति कानून से होती है, ठहराव से नहीं। ऐसा ठहराव मौखिक या लिखित हो सकता है। इस ठहराव के अनुसार ही साझेदारों के आपसी अधिकार व दायित्व निश्चित होते हैं। जैसा कि इसमें समझाया गया कि साझेदारियों के बीच ठहराव होता है। ठहराव का मतलब प्रस्ताव, विश्वास, एक दूसरे के प्रति अनुबंध, समझौता, जो पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कार्य को प्रारंभ करने से पूर्व। उसमें यह निर्धारित कर दिया जाता है कि किस प्रक्रिया के अनुसार हम कार्य करेंगे, कौन कितना लाभ कमाएगा, क्या होगा, इस प्रकार से। तीसरा टॉपिक आता है इसमें व्यवसाय की उपस्थिति एवं लाभ कमाने का उद्देश्य। साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय को करने के लिए होना चाहिए। व्यवसाय का उद्देश्य लाभोपार्जन होना चाहिए और ऐसा व्यवसाय कानूनी होना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यवसाय जो लाभ कमाने के लिए किया जा रहा है, जब कोई व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से काम को करता है तो वह व्यापारी बन जाता है। लेकिन जब कोई 2 या 2 से अधिक व्यापारी मिलकर काम करते हैं तो वह सह व्यापारी यानी कि साझेदार बन जाते हैं। लेकिन उन सब का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना। इससे अगला टॉपिक आता है लाभों का बंटवारा करना। यह पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि जितने भी लोग साझेदारी में कार्य करेंगे उनका लाभ किस अनुपात के अनुसार निर्धारित किया जाएगा। साझेदारी का जो अनुबंध लिखा जाता है उसमें ये सब चीज़ें पहले से ही निर्धारित कर दी जाती हैं। ठहराव का उद्देश्य व्यवसाय के लाभों का बंटवारा करना होना चाहिए। यदि कुछ व्यक्ति कोई धार्मिक या दान देने संबंधी ठहराव करते हैं तो इसे साझेदारी नहीं कहेंगे। इसके अतिरिक्त यदि किसी साझेदारों को लाभों में हिस्सा नहीं दिया जाता तो उस व्यक्ति को साझेदार नहीं कहा जा सकता। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि सभी साझेदार हानियों में भी हिस्सा लें। साझेदारी आपसी ठहराव द्वारा किसी एक या एक से अधिक साझेदारों को हानियों में हिस्सा लेने से मुक्त कर सकते हैं। लाभों का बंटवारा जो टॉपिक हमने पढ़ा है, अगर इसको समझा जाए तो इसके अनुसार सभी साझेदार लाभ बांटने के लिए तो अनुबंध में पहले से ही निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन वह इस अनुबंध में यह भी निर्धारित करते हैं कि कोई साझेदार, कोई ऐसा निश्चित तो नहीं किया गया जो सिर्फ लाभ के लिए ही हिस्सेदार है, हानि के लिए नहीं। क्योंकि समस्त व्यापार में कोई ना कोई एक साझेदार, ऐसा भी 1 या 2 साझेदार ऐसे भी हो सकते हैं जो लाभ तो लेते हैं परंतु हानि में हिस्सा नहीं बांटते, यानी कि उनकी संपत्ति से ऋणों का भुगतान
नहीं किया जाता। अगला पॉइंट आता है स्वामी और एजेंट का संबंध। साझेदारी व्यापार तो है, कभी कभी साझेदारों के बीच में स्वामी और एजेंट का संबंध भी पाया जाता है, क्योंकि कोई साझेदार यदि व्यापारिक संस्था के लिए अतिरिक्त कार्य करता है एजेंट के रूप में और वह इसके बदले में कमीशन या वेतन पाता है, तो वह उनका संबंध स्वामी और एजेंट का भी हो जाता है। प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट भी होता है और स्वामी भी। एजेंट इसलिए क्योंकि वह अपने कार्यों में अन्य साझेदारों को बाध्य कर सकता है, और स्वामी इसलिए क्योंकि वह स्वयं अन्य साझेदारों के कार्यों से बाध्य होता है। तो वह दोनों रूप से कार्य करता है, स्वामी के रूप में भी और एजेंट के रूप में भी। इससे अगला टॉपिक आता है व्यवसाय का संचालन सभी द्वारा या सभी की तरफ से कुछ साझेदारों किया जा सकता है। जैसा कि इस हेडिंग के अनुसार ही बताया गया है कि साझेदारी संस्था में जितने भी साझेदार कार्य करते हैं वह यह भी ज़रूरी नहीं है कि सभी व्यापार में के क्रिया में हिस्सा लें, सभी व्यापार को निरंतर करें। कुछ लोग तो सिर्फ साझेदारी में लाभ पाने के लिए ही साझेदार बनते हैं, तो इसलिए सभी के द्वारा कार्य किया जाना अनिवार्य नहीं होता। नंबर 7, पृथक अस्तित्व नहीं। एक साझेदारी फर्म का अस्तित्व इसके सदस्यों के अस्तित्व से अलग नहीं होता। इसका अर्थ है कि साझेदार के फर्म के साथ किए गए सभी ठहरावों के लिए प्रत्येक साझेदार अलग से या संयुक्त रूप से जिम्मेदार होंगे। जैसे कि इसमें बताया गया है, पृथक अस्तित्व नहीं। अस्तित्व का मतलब साझेदारों की जिम्मेदारी। ये जरूरी नहीं होता कि सभी साझेदार व्यापार के हानि के लिए जिम्मेदार हों। सबका अस्तित्व समान हो सकता है और अलग भी हो सकता है। यह सब पहले से ही ठहराव में निर्धारित कर लिया जाता है। किस किस साझेदार का अस्तित्व सीमित है या किस किस साझेदार का अस्तित्व असीमित है। जिन साझेदारों का अस्तित्व सीमित होता है वे व्यापार में होने वाली हानि के भुगतान के लिए जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिनका अस्तित्व असीमित होता है वे सभी ऋणों के भुगतान के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि फर्म दिवालिया हो जाती है तो वह अपनी निजी संपत्ति से भी उन ऋणों का भुगतान करते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक में पढ़ा साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं। तो हम इसको आगे निरंतर जारी रखेंगे बच्चों। धन्यवाद।